प्रक्रिया, लेकिन निवेश कैसा होना चाहिए? सुरक्षित निवेश होना चाहिए। इसलिए पूंजी निवेश का मुख्य हिस्सा, पूंजी निवेश का मुख्य हिस्सा सार्वजनिक ऋण का था। जिस पर ब्रिटेन को सुनिश्चित इंटरेस्ट रेट को क्या कहेंगे? सुनिश्चित ब्याज दर दिया जा रहा था, सुनिश्चित ब्याज दिया जा रहा था। कभी भी किसी भी देश में इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। और ये जो निवेश हुआ, ये कहां हुआ? रेलवे में हुआ। रेलवे में सबसे जो बड़ा निवेश किया गया वो रेलवे में किया गया, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको रिटर्न करने का, इन केस ऑफ लॉस, एक सुनिश्चित रिटर्न, मतलब इन्वेस्टमेंट के आधार पर वापस करने का वचन दिया गया। अर्थात वह सार्वजनिक ऋण के रूप में दिया गया भारत सरकार के द्वारा, और उस पर उसको ब्याज दिया गया भारत सरकार के द्वारा। 11% तक का ब्याज दिया जाना भारत सरकार के द्वारा ब्रिटेन के निवेशकों को। तो एक तो ये था प्रक्रिया के रूप में। दूसरा देखेंगे आप कि दूसरा जो क्षेत्र था निवेश का, वह था चाय बागान उद्योग। सीधे सीधे आप लिखे ना, बागान उद्योग, प्लांटेशन इंडस्ट्रीज, चाय, कॉफी, रबर, जूट इत्यादि। इसी काल में भारत में बैंकिंग व्यवस्था का विकास हुआ। क्योंकि उद्योगों की स्थापना को अगर आप प्रोत्साहन देंगे तो बिना बैंकिंग सिस्टम के आप नहीं दे सकते हैं। तो इसी काल में बैंकिंग व्यवस्था का विकास भी हुआ है। परिणाम क्या है भाई? अब तो जीवन भर की जो कमाई है वह भारत में ही इन्वेस्ट हो गया है। तो भारत पर अधिक से अधिक प्रतिक्रियावादी और अधिक से अधिक कड़ाई से नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास, भारत पर अत्यधिक नियंत्रण को स्थापित करने का प्रयास। मतलब एक्सेसिव कंट्रोल, एक्सेसिव कंट्रोल एस्टैब्लिश्ड बाय ब्रिटेन। भारतीय पूंजी का विकास प्रतिकूल रूप में प्रभावित हुआ।
विदेशी पूंजी के कारण भारतीय पूंजी का विकास नहीं हो पाया। ड्यू टू फॉरेन कैपिटल, इंडियन कैपिटल डिडंट डेवलप। अंग्रेजों ने प्रतिक्रियावादी नीति अपनाई है। इंग्लिश एडॉप्टेड रिएक्शनरी पॉलिसीज, जिसके एग्जाम्पल के रूप में आप लॉर्ड लिटन को देख सकते हैं, जिन्होंने सिविल सेवा में अधिकतम आयु को 21 से 19 कर दिया। यह क्या था? प्रतिक्रियावादी नीति थी। देखिए, कंपनी शासन में जो आधुनिकीकरण का प्रयास किया गया उसको यहां पर छोड़ दिया गया। अब समाज के आधुनिकीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तो समाज में तरह तरह के जो रूढ़िवादी तत्व हैं उनको प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। जैसे बांटो और राज करो की नीति, संप्रदायवाद की नीति, हिंदू मुसलमान दोनों को लड़ाने की नीति, निम्न जाति को प्रोत्साहित देकर उन्हें उच्च जाति के खिलाफ यूज करना, अर्थात भारत में तरह तरह से रूढ़िवादिता को बढ़ावा देना, भारत को विभाजित करना, बांटो और राज करो की नीति। तो पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, आधुनिकीकरण के स्थान पर रूढ़िवादी नीति का पालन करना। आधुनिकीकरण के स्थान पर रूढ़िवादी नीति का पालन करना। ऑन प्लेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन एडॉप्ट ऑर्थोडॉक्स पॉलिसीज। जैसे संप्रदायवाद को बढ़ावा, जैसे संप्रदायवाद को बढ़ावा, प्रमोशन ऑफ कम्युनलिज्म, प्रमोशन ऑफ कम्युनलिज्म। तो मेरे विचार से ये जो क्वेश्चन हमने दिया था आपको कि उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं और भारत में इसके विभिन्न चरणों की विशेषताओं को बतलाएं, ये क्लियर है? आराम आराम से लिख सकते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉलोनियलाइजेशन या कॉलोनियलिज्म? पॉइंट आउट इट्स इंपॉर्टेंट स्टेजेज इन इंडिया एंड एक्सप्लेन देयर वेरियस फीचर्स। तो सब कुछ स्पष्ट हो गया है? तो ये कंप्लीट एक क्वेश्चन जो है बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए जो है हमने इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्लास में हम या तो ड्रेन ऑफ वेल्थ कर लेंगे या फिर अस्थाई बंदोबस्त करेंगे।